once again good morning to all of you. आज का कुछ टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है ना। तो कल बेसिकली हमने शुरू किया था कोर टॉपिक, जो हमको इस चैप्टर में पहला कोर टॉपिक पढ़ना है, उसको मतलब सेल थियोरी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मेन चीज़ दैट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन, और इस सेल ऑर्गेनाइजेशन नाम के चैप्टर के अंदर हमने पहला कोर टॉपिक मतलब जो सेल थ्योरी स्टार्ट किया है, उस सेल थ्योरी को किसने दिया, यहाँ से हमारी शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है ना। किसने सेल थ्योरी प्रपोज की? तो हम आज जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी, और उसको प्रपोज किया या उसको पुट फॉरवर्ड किया था दो साइंटिस्ट्स ने कंबाइंड मैनर में, दैट इज श्लेडन एंड श्वान, ओके। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना वर्क किया। श्लेडन वर्कड ऑन प्लांट सेल्स एंड श्वान वर्कड ऑन एनिमल सेल्स, एंड दे कंबाइंड देयर ऑब्जर्वेशंस एंड पुट फॉरवर्ड अ थियोरी टू विच यू कॉल मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक। इस मॉडर्न सेल थ्योरी में वो सभी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड या दिए गए हैं जो उन्होंने अपनी अपनी स्टडीज़ के दौरान ऑब्जर्व किए, ठीक। और हमने कल भी कहा था कि नॉट नेसेसरीली दैट ऑल द ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ सेल थ्योरी आर 100% करेक्ट और अप्लीकेबल इन ऑल केसेस. देयर मे बी सर्टन ऑब्जेक्शंस, बट एज आई सेड ऑब्जेक्शंस वी विल सी what are they and whether they are valid or not afterwards. Right now we are just focusing on those things which are proposed by Schleiden and Swan in their modern cell theory, and out of the many things we are done with four aspects or four observations. If you recall, the first was all the organisms are made up of cells and their products. सभी organisms किससे बने हुए हैं? सेल, और सेल ने बनाए हुए प्रोडक्ट से बने हुए हैं, राइट, वैलिड पॉइंट। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि एवरी सेल बिलोंगिंग टू एनी ऑर्गेनिज्म इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को भी हमने फिर से डिवाइड किया था कि भाई प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट। A small mass of protoplasm and it is surrounded by a common compulsory membrane or boundary called plasma membrane or cell membrane, correct. और cell wall का जहाँ तक सवाल है, it may be present, may not be present, but yes, cell membrane or plasma membrane is definitely present, correct. फिर next चीज़ हमने जो कंसिडर की थी या हमने जो पढ़ी थी इन द सेल थ्योरी, वो क्या पॉइंट था? वो ये था कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल और पेरेंट सेल, एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स और डॉटर सेल्स आर सिमिलर और से सेम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। सभी नई सेल्स एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है थ्रू डिवीजन, और नई बनी हुई सेल्स हर मामले में अपने पेरेंट सेल जैसी होती है। ये एक और पॉइंट जो कहाँ बताया गया? सेल थ्योरी में, जो हमने कल या लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था। और लास्ट पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में सेल थ्योरी से जुड़ा हुआ कंसिडर किया था वो क्या था? इफ यू रिकॉल, व्हाट वाज दैट? कि सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट ऑर्गेनल कैन नॉट डू सो। मतलब जो सेल है, जो एक सिस्टम है सेल नाम की, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, या वो एक वर्किंग सिस्टम है सेल। लेकिन अगर हम सेल के अंदर प्रेजेंट कोई स्ट्रक्चर, मतलब उसका कोई ऑर्गेनल, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, या फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, या फॉर एग्जांपल राइबोसोम, उस सेल से अलग कर दे, उस सेल से बाहर निकाल ले। सपोज हमने राइबोसोम को सेल से बाहर निकाल लिया, तो राइबोसोम का खुद का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो,
ये सभी जो सेल के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स है, इनका महत्व, इनका एग्जिस्टेंस, इनका इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक ये सेल का हिस्सा है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही इनको सेल से अलग कर दिया, इनको सेल से बाहर निकाल दिया जाए, तो दे आर नॉट फंक्शनल और दे कांट शो देयर प्रॉपर्टीज और दे कांट प्ले एनी रोल देमसेल्व्स, राइट। उनका खुद का कोई भी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता। दैट्स द वैलिड पॉइंट, करेक्ट है ये, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। व्हाट अगेन, कि सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट इट्स ऑर्गेनल्स और इट्स individual structures present within cell cannot do so. Is it okay? Now, इसी लाइन में, इसी सिलसिले में या इसी टॉपिक में नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, 4 हो गया ना, तो ये आज पहला ऑब्जर्वेशन मतलब फिफ्थ, व्हाट इज रिटन, ओके। सो रीड इट फर्स्ट एंड देन वी विल इलैबोरेट, ओके। What is given or what is written, depending upon requirement, cells within different parts of the same organism are modified in a different way. हिंदी में कहे तो एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हमको अलग अलग तरह की सेल्स देखने को मिलती है और वो सेल्स उनके फंक्शन के हिसाब से मॉडिफाई हुई है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो और सिंपल तरीके से समझो कि भाई अगर किसी सेल का कोई एक फंक्शन है तो वो उस फंक्शन को करने के हिसाब से मॉडिफाई होगी ना, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर तुमको रोटी बनानी है, ठीक, और अगर तुमको सब्जी बनानी है, ये तुम्हारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि तुमको एक सब्जी बनानी है एक तरफ और एक तरफ रोटी बनानी है। तो सब्जी कहाँ बनाओगे, तवे पे बनाएंगे क्या, ठीक है ना। सब्जी कहाँ बनाई जाएगी, कढ़ाई में या पतीले में, और रोटी कहाँ बनाई जाएगी, मोस्टली तवे पे, ठीक। तो तवा जो है वो भी मेटल का बना हुआ है, कढ़ाई या पतीला जो है वो भी मेटल का बना हुआ है, लेकिन कढ़ाई का शेप किस हिसाब से बनाया गया है, कढ़ाई का शेप इस हिसाब से बनाया गया है कि उसमें सब्जी बनाई जा सके, दाल बनाई जा सके, जो भी बनाई जा सके। और तवा जो है, तवे का शेप किस हिसाब से बनाया गया है कि उसमें रोटी बनाई जा सके, राइट। तो फिर जो हमारा खाना है, खाने का हिस्सा रोटी भी है, खाने का हिस्सा सब्जी भी है, लेकिन सब्जी बनाने के पतीले का शेप अलग है और रोटी बनाने के बर्तन का मतलब तवे का शेप अलग है, बराबर। तो भाई तवा हो या कढ़ाई हो, उनके फंक्शन के हिसाब से उनका शेप है। तो ये बात हम पे लागू नहीं होती क्या? हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, तो फिर सेल एक जैसी तो होने से रही है ना। अगर सेल की प्रॉपर्टीज अलग है, अगर सेल के फंक्शंस अलग है, तो सेल उस हिसाब से ढलेगी, उस हिसाब से मॉडिफाई होगी। बस वही यहाँ पे बोला गया है कि डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, या रिक्वायरमेंट को तुम यहाँ कंसिडर करो, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, cells within different parts of same organism, cells within different parts of same organism मतलब लीवर की सेल्स, पैंक्रिया की सेल्स, ब्लड की सेल्स, ब्रेन की सेल्स, different parts of the organism, right? तो cells within different parts of same organism are modified in different manner according to their function, correct? जैसे एग्जाम्पल हमने 2-3 लिखे हैं यहाँ पे, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है कि सेल्स आर इलॉन्गेटेड इन न्यूरॉन्स। जैसे एक कॉमन न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब ब्रेन की सेल, एक कॉमन न्यूरॉन अगर हम देखें तो वो ऐसा होता है, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं ये हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का चैप्टर हमको फिजियोलॉजी में पढ़ना है आगे जाकर, जिसमें इसकी पूरी कुंडली निकालेंगे हम, ठीक, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्यों क्यों होता है। बट फिलहाल आप देखो कि न्यूरॉन जो ब्रेन की सेल है वो ऐसे दिखती है,
ठीक, आरबीसी को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। मसल की सेल को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक, मैक्रोफाज जो कि एक WBC है उसको अगर हम देखें तो वो कुछ अमीबा जैसी दिखती है। ये WBC है, ये मसल सेल है, ये RBC है और ये न्यूरॉन है। अब देखो आप कंपैरिजन करो कि ये जो 4 सेल्स फॉर एग्जांपल हमने यहाँ निकाली है, न्यूरॉन हो गया, RBC हो गया, WBC हो गया, मसल सेल्स हो गई, ये चारों ही सेल्स ह्यूमन बॉडी के ही अलग अलग हिस्सों में प्रेजेंट है, बराबर ना। न्यूरॉन ब्रेन में है, RBC ब्लड में है, मसल सेल नाम की तरह मसल्स में है, WBC फिर से ब्लड में है लेकिन RBC से अलग है, फंक्शन भी अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है। तो क्यों? ये इसीलिए कि इनका फंक्शन अलग है। न्यूरॉन का फंक्शन है नर्व इंपल्स को या किसी मैसेज को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कंडक्ट करना, RBC का फंक्शन ऑक्सीजन कैरी करना, मसल सेल का फंक्शन बॉडी पार्ट्स को मूव कराना, जबकि WBC का फंक्शन प्रोटेक्ट करना। तो अपने अपने रिक्वायरमेंट या अपने अपने फंक्शन के हिसाब से सेल्स मॉडिफाइड है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। भले ही वो एक ही ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है लेकिन अपने अपीयरेंस में, अपनी प्रॉपर्टीज में वो एक दूसरे से अलग है। और क्यों अलग है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। करेक्ट? दिस इज वन थिंग। नाउ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसी का अगला हिस्सा है, सेपरेट पॉइंट नहीं, इसी पॉइंट में एक कंसिडर करने वाली चीज जो हमने नीचे लिखी है क्या है? बट इवन इफ सेल्स आर different in their properties and structure, they have fundamental similarity amongst them. Now, थोड़ा सा दोनों पॉइंट्स को समझो। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि अपने अपने रिक्वायर्ड फंक्शंस को पूरा करने के लिए सेल्स एक जैसी ना होकर, क्योंकि फंक्शंस अलग अलग है, सेल्स भी अलग अलग प्रकार की हैं, राइट? जैसे कि यहाँ हमने 4 सेल्स निकाली है फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एक ही बॉडी का हिस्सा होकर भी ये सेल्स अलग अलग है, राइट? लेकिन थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा रिवाइंड करो। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या बोला था कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट सभी सेल्स, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट सभी सेल्स एक कॉमन सेल से बनती है, मतलब एक सिंगल सेल के डिवीजन होकर बनती है, दैट इज जाइगोट। अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो तो वो सेल जिसके डिवीजन एंड रीडिवीजन होकर बॉडी की सभी सेल्स बनती है वो ओरिजिनल सेल है, जाइगोट। तो आप देखो यही वजह है कि हमने ये पॉइंट यहाँ ऐड किया है। क्या लिखा है कि भले ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं बिकॉज फंक्शंस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह की सेल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेम होती है या सिमिलर होती है। इसी को हम कह रहे हैं कि इवन इफ the cells are different in their properties and structure, भले ही ये cells अपनी अपनी properties और structure में अलग अलग हो, फिर भी इनमें कुछ basic similarities है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सभी में common है। जैसे कि इन सभी के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन सभी के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सेम है, ठीक? इन सभी के सेल्स में या इन सभी सेल्स में कॉमन तरह के एंजाइम्स हैं, इन सभी सेल्स में कॉमन तरह के ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है सभी में, राइट? तो ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज जो है ये इन सभी में है, लेकिन इन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के साथ साथ ये एक दूसरे से अलग भी है। अलग किन एस्पेक्ट्स में है? स्ट्रक्चर में और
फंक्शन में, मतलब प्रॉपर्टीज में, जैसे अभी अभी बता चुका मैं, कम से कम इन चार के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि न्यूरॉन क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, आरबीसी ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है, डब्ल्यूबीसी ओवरऑल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और मसल सेल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज की वजह से बॉडी पार्ट्स को मूव कराने में काम करती है। तो फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन फिर भी सभी सेल्स एक ही ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है और उनमें कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज भी होती है। तो ये पूरा जो पॉइंट ऊपर से लेके नीचे तक लिखा है वो इन्हीं दो बातों को हमें समझाता है। पहली बात कि रिक्वायरमेंट या फंक्शन के हिसाब से सेल्स खुद को मॉडिफाई करती है ताकि वो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन पूरा कर सके, लेकिन इन मॉडिफिकेशंस की वजह से भले ही एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह की सेल्स मिलती हो, उन सभी सेल्स का ओरिजिन या उन सभी सेल्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हमेशा होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी का मतलब सिक्स्थ पॉइंट, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत लॉजिकल चीज है, इतना ट्रिकी नहीं। क्या है? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? क्या बोला है? देखो, according to this point, what is the point? Growth of an organism is resultant effect of growth in size and number of cells. किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज या किसी ऑर्गेनिज्म में हम कहें कि वो ग्रो हो रहा है, तो वो क्यों होता है ग्रो, या ऐसा क्यों होता है कि हमारा साइज कुछ इंचेस से कुछ फिट हो जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। वाई आवर बॉडी साइज इंक्रीजेस और वाई आवर बॉडी मास इंक्रीजेस। लाइक जो छोटा बच्चा होता है वो 5-6 किलो का होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका वजन बढ़ता है, राइट। वो 10 किलो का होता है, 15 किलो का, 20 किलो का, 50 किलो का, 60 किलो का, 70 किलो का, ऐसे वजन बढ़ता है ना, डिपेंड करता है कि हमारा खाना पीना कैसा है। लेकिन एक एवरेज बात करें तो हम छोटे से बड़े होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, हमारी बात नहीं करनी तो किसी और का भी सोच लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जब वो छोटे से बड़ा होता है तो होता क्या है उसके साथ? उसका ग्रोथ होता है, ऐसा हम कहते हैं। He is growing or she is growing. तो what is the reason behind growth? ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उस ऑर्गेनिज्म की सेल्स का साइज और नंबर दोनों बढ़ते हैं। साइज बढ़ता है लेकिन साइज के बढ़ने की लिमिट्स है। सेल का साइज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ नंबर जो है वो बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से ही किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ह्यूमन का ले सकते हो, डॉग का ले सकते हो। कुत्ते का बच्चा अगर हम कंसिडर करें तो वो जब पपी होता है, मतलब 1 महीने का 15 दिन का होता है, तो वो छोटा सा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो अच्छा फूड खाता है, वैसे वैसे हमको क्या होता हुआ दिखता है कि वो बड़ा होता हुआ दिखता है। तो बड़ा होता मतलब क्या, उसको ऐसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन का कोई इमेज है क्या कि जिसको मैग्नीफाई करके हम बड़ा कर दें? ऐसा तो नहीं है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा क्यों होता है उसका रीज़न लिखा है। द रीज़न इज इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ओवरऑल नंबर बढ़ना सेल्स का क्या रिजल्ट लेके आता है? ग्रोथ of an organism, right? Is it okay? Next point थोड़ा सा अलग है या थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन इतना भी नया नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी सी प्राइमिंग या बोलो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको पता होता है, हमको पता है। अब थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ। ये
जीन्स नाम हम सब ने सुना है, जीन्स एटलीस्ट नाम तो सब ने सुना है कि एवरीथिंग दैट वी डू इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी अगर शो करता है या कोई कैरेक्टरिस्टिक अगर शो करता है तो उस एक्टिविटी के शो करने के पीछे या उस कैरेक्टरिस्टिक के प्रेजेंट होने के पीछे जो बेसिक थिंग रिस्पॉन्सिबल होती है वो है जीन। ओके, जीन ये जो चीज़ है ये एक इमेजिनरी चीज़ नहीं है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कुछ और चैप्टर्स में जो इसी पे बेस्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उतना हमको डिस्कस करना होगा कि भाई जीन्स डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहते हैं। डीएनए क्या है? तो डीएनए मतलब फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम का केमिकल। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल जो हमारी बॉडी में और दुनिया भर के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या? तो जेनेटिक मटेरियल उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जीन्स प्रेजेंट है, ठीक? और जीन उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं जो किसी कैरेक्टर या किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुल मिला के बात क्या हुई, थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन कैरेक्टर। जो जीन्स है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन कैरेक्टर। और टेक्निकली जीन्स क्या है? जीन्स आर पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। दो चीजों को देखो, पहली बात हम बोल रहे हैं कि जीन्स वो चीजें हैं जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाने के लिए, मतलब किसी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए जिम्मेदार चीज है। और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरली वो क्या है? तो स्ट्रक्चरली जीन्स आर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। दो चीजें हो गई। तो अब डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए हमारी बॉडी में कहो या अलग अलग दुनिया भर के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में किस तौर पे प्रेजेंट होता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब सवाल ये उठता है कि डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? आप देखो ना, पॉइंट्स को जोड़ो। डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट मतलब जीन्स। जीन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी और कैरेक्टर। और जीन्स खुद किसका सेगमेंट है? डीएनए का। तो कुल मिला के जो डीएनए हमारी सेल्स में है उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब इस जेनेटिक मटेरियल में नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट है जो अलग अलग जीन्स के तौर पे काम करते हैं। और यही वजह है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जितने जीन्स होंगे, मतलब अलग अलग जितने डिफरेंट टाइप के डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, उतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या उतने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने के वो ऑर्गेनिज्म केपेबल होगा। ये एक बहुत टेढ़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आप एक ही क्लास में या एक ही लेक्चर में समझ जाओगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों को यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम तो बेहतर होगा। पहली चीज़ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में
जो भी छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स वो ऑर्गेनिज्म शो करता है, उसका रीज़न होता है उस ऑर्गेनिज्म की सेल्स में या उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स। हर एक जीन दूसरे जीन से अलग होता है और हर एक जीन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए या शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसे सभी जीन्स का समूह ग्रुप मिलके बनता है हमारा जेनेटिक मटेरियल या किसी भी XYZ ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल केमिकली कुछ तो होगा, तो वो केमिकल जो जेनेटिक मटेरियल बनाता है या वो केमिकल जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है वो है DNA, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर, इसकी डिटेल्स DNA की हम बायोमोलेक्यूल्स में बहुत ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में DNA नाम का केमिकल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है, और जेनेटिक मटेरियल वो चीज़ है जिसके अंदर डिफरेंट जीन्स पाए जाते हैं, और उसमें से हर एक जीन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब थोड़ा सा पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। पॉइंट में क्या लिखा है, अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन needed for all different activities. Why I am saying this genetic information? Because genetic information is nothing but group of genes. Genetic information मतलब क्या? तो group of genes needed for all different activities. मैंने अभी बोला इस particular gene is required for particular activity. तो जितनी एक्टिविटीज या जितनी प्रॉपर्टीज उतने जीन्स। दैट्स व्हाई नाउ रीड दिस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ सेल इज प्रेजेंट विद इन सेल इटसेल्फ। मतलब जो भी डिफरेंट जीन्स या जो भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स सेल की एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ? तो यहाँ इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल विच इज मोस्टली और केमिकली DNA, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको थोड़ा सा फर्दर इलैबोरेट करते हैं। हमारे पास दो तरह की सेल्स हैं, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मतलब ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक। इसी को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। और यूकैरियोटिक। जेनेटिक मटेरियल ये कॉमन चीज है जिसके बिना सेल नहीं हो सकती। तो दोनों ही तरह की सेल्स में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में जिसमें क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस है। यही तो मेन क्राइटेरिया है ना। प्रोकैरियोटिक मतलब विदाउट न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मतलब विथ न्यूक्लियस। लेकिन दोनों ही सेल्स में कॉमन चीज कौन सी होती है? जेनेटिक मटेरियल तो दोनों के पास है, इसके बिना उस सेल की प्रॉपर्टीज या फंक्शंस भी नहीं होंगे। लेकिन प्रेजेंट होने का जो जगह है, पोजीशन है, वो अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन? केमिकली DNA कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल contains genetic material directly in cytoplasm, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल
lies within nucleus. देखो फर्क है, genetic material is present in both the types of cells, but position or location wise in prokaryotic cells the genetic material lies in cytoplasm, while in eukaryotic cell it lies within a separate structure called nucleus. Nature wise chemically prokaryotic cell हो या eukaryotic cell हो, chemical nature of the genetic material is DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay, and number of genes and types of genes vary amongst them. That's why they are different type of cells. इतनी डिटेल्स में अभी मत सोचो, क्योंकि एक साथ हम सारा खाना नहीं खा सकते, तो एक साथ हम सारी चीज़ें भी नहीं समझ सकते. That's why मैं बोल रहा था या अभी भी बोल रहा हूँ कि it's a very different league that you are in. You need to understand the things one by one. एक साथ एक ही चीज़ समझ सकते हो तुम, लेकिन जो चीज़ एक बार समझ के हो गई उसको तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है जो तुमने आज पढ़ा, हो सकता है 2 क्लास 4 क्लास 8 क्लास 10 क्लास बाद हम कोई ऐसी चीज़ पढ़े जिसमें तुमको 10 क्लास पहले पढ़ी हुई चीज़ अप्लाई करनी पड़े. तो जिस हिसाब से हम जा रहे हैं या जिस हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं वो लोअर टू हायर इस तरह से है. मतलब हम पहले बेस और फिर इमारत बनाएंगे, पहले इमारत बना के फिर बेस मजबूत करने का नहीं सोच सकते हैं. तो दैट्स वाई अगर कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ भी रही है कि ये चीज़ कैसे, ऐसा कैसे, तो शायद हो सकता है कि अभी यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं समझ सकते या नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज वो इस चैप्टर के स्कोप के बियॉन्ड है. ठीक है ना. जैसे मैं तुमको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता कि जीन क्या है, उसका फंक्शन कैसे होता है, एक्सप्रेशन कैसे होता है, क्योंकि उसके लिए तुमको 3 चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में सेपरेटली दिए गए. तो यू कांट एक्सपेक्ट कि हम यहीं पे सब कुछ पढ़ लेंगे, सब खिचड़ी हो जाएगा. दैट्स वाई हमारा फोकस है सेल नाम का चैप्टर, जिसमें रिक्वायर्ड चीज़ें जितनी हैं उतनी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. उस पर तुम फोकस अभी करो. जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे सभी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जाएगी. जैसे फिलहाल इस पॉइंट को जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है उतना हमने समझा. फिर से एक बार बोलता हूँ कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ जीन्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ सेल is present within cell itself, and it is mostly in the form of DNA. If a cell is prokaryotic, that genetic information lies in cytoplasm, and if it is eukaryotic, it lies within nucleus. These are the points we need to discuss about cell theory. For now, we are not yet done with cell theory. We will see further points or further observations in next lecture. First you focus on all of them once.